चलते हैं, हम देखते हैं आज की न्यूज़ की क्या हमारे पास आज हेडिंग लगी हुई है। तो हमने क्या करना है, ई पेपर डॉन को सर्च करना है और डॉन न्यूज़पेपर को ओपन करना है। आज 12 जुलाई का हम 12 ऑफ जुलाई का हम पेपर ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास येलो पेज में क्या कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ मौजूद है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। ऑब्वियसली आज के न्यूज़पेपर में उससे हटकर कुछ चीज़ें होंगी, जिसलिए भी ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हमने क्या करना है, ये सबसे लास्ट में बैंक बिजनेस एंड फाइनेंस के जो बटन्स मौजूद हैं यहाँ पर हम जाएंगे। बिजनेस एंड फाइनेंस का जो फर्स्ट बटन है इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास आज क्या कुछ है देखने के लिए। डू वी नीड ट्रेड यूनियंस? ओके, इसको ज़रा हम बड़ा करके देखते हैं इसमें क्या है। इसको ओपन करते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होती है दोस्तों? किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस के अंदर लेबर की जो यूनियन होती है उसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। लेबर की के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। लेबर के जो इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, मैनेजरियल इश्यूज, तमाम किस्म के इश्यूज जो कि रिलेटेड टू दैट कंपनी, दैट इंडस्ट्री होते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, वो बेसिकली ट्रेड यूनियन जो है वो उस मकसद के लिए बनाई जाती है कि उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर जो है वो ऑथर ने ऐड की है इसके साथ। बेसिकली दिस पर्सन इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दीज आर द लेबर्स। तो इसमें बेसिकली ये पिक्चर ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि क्रोकोडाइल स्टीयर जो ऑनर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सेठ कल्चर है, वो ये है कि सेठ हमेशा इस बात को रोता है कि जी हमारा तो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है, हमारी तो परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, हम कहाँ से आपकी सैलरी बढ़ाएं, हम कहाँ से आपको फैसिलिटेट करें। और लेबर उसी क्रोकोडाइल टीयर्स में डूब जाता है। मतलब कि उनकी वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पाते और एक्सक्यूजेस क्या होते हैं जी कि हम खुद हमारी कंपनी खुद अच्छी नहीं चल रही, तो हम आपको कहाँ से दें। तो बेसिकली ये एक पिक्चर है जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो वो फेस कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है, वो उसको ये रिफ्लेक्ट कर रही है। डू वी नीड ट्रेड यूनियंस? द गवर्नमेंट सपोर्ट्स unionization in theory, but the weak implementation of labor laws exposes the tilt of the legal framework towards employers। यानी गवर्नमेंट थियोरेटिकली तो ये ऑन पेपर तो ये कहती है कि हम बड़ा सपोर्ट करते हैं, यूनियन होनी चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज हैं वो नहीं हो पाते कंपनीज़ में। जैसे कि फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, चाइल्ड लेबर हो रही है। और आपने बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होगा बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ आपने पढ़ा है। तो इंडस्ट्रियल लॉ इज़ ऑल अबाउट द लेबर हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। तो जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने में नहीं आती है पाकिस्तान में। ऑन पेपर तो हमें नज़र आता है कि government is very serious to take action against those manufacturing units who are not has not been aligned with the industrial law and industrial policy, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आता। तो बेसिकली ऑथर ये इसमें बता रहा है कि जो लेबर उनकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पेपर वर्क पे नज़र आती है और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बताई गई है कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, मोर देन 90% जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ जाती हैं। उसमें जो लोग होते हैं, जो यूनियन को बनाने वाले होते हैं, वो ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते। मतलब ये है कि वो बारगेनिंग करते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ। सपोज़ लेबर की कोई डिमांड है कि वो सैलरी इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं, या वो उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो यूनियन को चलाने वाले लोग होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है उनकी किसी पार्टी के साथ। तो वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर से अपना मार्जिन ले लेते हैं और वो उस इशू को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, और एम्प्लॉयर भी खुश होता है कि चलो ठीक है, जो यूनियन को चलाने वाले वही हमारे साथ मिल गए हैं। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है। तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ अगर आपने पढ़ा है और आप इंटरेस्टेड थे उस सब्जेक्ट में, आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो ये ज़रूर ये आप इसको पढ़िएगा। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है कि इसमें बेसिकली वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर।
इसी तरीके से हम और न्यूज़ देखते हैं जो सेकंड हमारे पास बिजनेस एंड फाइनेंस का मौजूद है। तो इसमें हमारे पास अ टेल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है मुझे। अनगाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगर अनगाइडेड हो तो वो भी कंट्री के लिए बहुत सारे नेगेटिव फ्लॉज लेकर आती है। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज पर्टिकुलरली इन फेरोजवाला एंड मुरीद के तहसील along the GT road and vast tracts of land occupied by various public and private sector universities have eroded the greenery of the district। वो बता बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन तो ये देखने में आया कि आबादी के बढ़ने की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, प्राइवेट इदारे बने, कंपनीज लगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे, लेकिन चूंकि वो अनगाइडेड थे, वो अनप्लैंड थे, उसकी वजह से ग्रीनरी इन डिस्ट्रिक्ट्स यानी जो पंजाब के इलाके हैं उनकी जो ग्रीनरी थी, जो वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो लैंड थी वो बड़ी उससे जो ना हार्ड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको, ग्रीनरी कम हो गई। बिकॉज पाकिस्तान इज ली दी एग्रीकल्चरल कंट्री, सो एग्रीकल्चरल इज़ आवर बैकबोन। सो इफ़ our backbone is affected by any unguided transformation, any unguided implementation of the plan, so obviously we will suffer a lot of loss in that particular sector। यानी जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ये एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, यहाँ पर पंजाब का नक्शा है, और बताया जा रहा है 1990 का 2020 से कंपैरिजन किया जा रहा है कि वीट कितने एकड़ पे हमारी क्रॉप्स पूरे पंजाब में थी 1990 में। ये जो ग्रीन बार्स हैं, बार्स को पढ़ना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये है कि अब अगर आप देखें वीट की प्रोडक्ट जो क्रॉप्स है उसका जो टोटल एकड़ है इस वक्त वो है 4,95,000 एकड़, और 1990 में ये 6,28,000 एकड़ था। सिमिलरली राइस में आप देखें डिक्रीज हुआ है। ऑरेंज जो है, ऑरेंज बार जो है वो करंट एक्यूपेशन ऑफ द लैंड बता रहे हैं राइस की, और नाइन क्रॉप्स की वो बता रहे हैं। तो आप हर सेक्टर में देखें कि आपका सो हो। तो ओवरऑल ये इसकी वजह बता दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर ने जो इन्वेस्टमेंट की तो उससे फ़ायदा तो बड़ा हुआ। क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ लगी, यूनिवर्सिटीज़ लगी, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बड़ा मुतासर हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है इसको बिकॉज ऑफ द अनगाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मतलब है कि हमारी जो प्लानिंग थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई, या हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की कि इन फ्यूचर हमने डिमांड को मीट करना है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द कंट्री विच इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। उसको मीट करने के लिए आपको अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रमोट करना था, लेकिन आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो बेसिकली ये इसके अंदर बताया जा रहा है बहुत ही अच्छा। और हमें यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स की इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आई मल्टीपल बार डायग्राम की। इसी तरीके से और भी हमारे पास न्यूज़ मौजूद है येलो पेपर में, वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इस येलो पेपर की मदद से हम जो हमने बीकॉम में पढ़ा है, बीबीए में पढ़ा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने में आती है और हमें बहुत कुछ सीखने को होता है, और हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या उसकी वाकई इतनी यहाँ पर होती है या नहीं होती। सो दिस इज डिविडेंड और प्रॉफिट रिटेंशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टेड न्यूज़ है, डिविडेंड और प्रॉफिट रिटेंशन। आपने अगर कंपनी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज़ें बड़ी समझ में आएंगी आसानी से। डिविडेंड और प्रॉफिट रिटेंशन, शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होता है शेयर होल्डर्स को जो मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन वो डिविडेंड की फॉर्म में पे करती है और दूसरा जो पोर्शन होता है उसको रिटेन कर लेती है। और कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स में तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ये कि वो उससे जो है वो डिविडेंड जनरेट करे, डिविडेंड यील्ड जनरेट करे। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके मुकाबले में जो डिविडेंड उसको पे ऑफ हो रहा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि वो जब शेयर प्राइस बढ़ती है तो वो उसको सेल करके उसका जो मार्जिन होता है वो एज अ
प्रॉफिट उसको गेन कर लेता है, जैसे कैपिटल गेन हम कहते हैं। यानी आपके पास एक शेयर 20 रुपये का है और अब वो मार्केट में 30 रुपये का हो गया, तो 10 रुपये का कैपिटल गेन आपको हो गया। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि अबाउट हाफ ऑफ द 531 लिस्टेड कंपनीज डू नॉट पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। मतलब ये कि स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 531 लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी 531 कंपनीज रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें आधी से ज़्यादा कंपनीज जो है वो डिविडेंड पे नहीं करती। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंपनीज आर नॉट लायबल टू पे यू ऑफ द डिविडेंड इफ़ यू आर द शेयर होल्डर्स। ज़रूरी नहीं कि आपको हर साल डिविडेंड मिले। कंपनी बाज़ औक़ात उन पैसों को इस मकसद के लिए, यानी डिविडेंड देना है या नहीं देना है, सबसे पहले तो वो ये देखती कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। दूसरा वो फ्यूचर प्लान्स देखती कि उसको एक्सपेंशन करना है, अपने नया प्लांट लगाना है उसने, या प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है। फॉर ऑल दीज थिंग्स ऑब्वियसली कंपनी वांट्स फंड्स, सो दिस इज़ द वन वे टू रिटेन द होल प्रॉफिट। एंड कि अभी तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन चूंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है मजीद, तो ये शेयर जो है ये बहुत महंगा हो जाएगा आगे चल के, तो मैं इसको बेच कर अपनाऊंगा विथ प्रॉफिट। लेकिन ये एक वायलेशन है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द ऑल द मैटर्स of the companies in the stock exchange, and basically SECP also protects the interest of the shareholders of the companies। और यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स यूज़ हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। ये बेसिकली साल में एक दफ़ा कॉल होती है जिसमें तमाम शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस कंपनी की मैनेजमेंट वो जो है वो रिप्रेजेंट करती है, उस पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग का तरीका ये होता है कि जितनी शेयर्स आपके पास होते हैं आप उतने ही वोट्स कास्ट कर सकते हैं। यानी किसी के पास अगर 500 शेयर्स हैं वो 500 वोट्स दे सकता है। तो अगर 51% वोट्स किसी भी रेजोल्यूशन को मिल जाते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। सपोज़ कंपनी जो है वो कोई नया प्लांट लगाना चाह रही है किसी दूसरे कंट्री में, इसके लिए वो अप्रूवल लेगी आपसे, आप उस पर वोटिंग करेंगे। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो जितने वोट्स होंगे उस हिसाब से वो वोटिंग करेंगे, और जितने ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उतने ही इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा है। अगर 51% वोट इस रेजोल्यूशन के हक़ में मिलते हैं, फेवर में, कि हमने ये करना है काम, ये प्लांट लगाना है, तो वो प्लांट फिर लगेगा। अब बस मसला ये होता है कि जो कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट होती है और मैनेजमेंट को चलाने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव द कंपनी इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो कंपनी को, और डायरेक्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स में से ही सेलेक्ट होते हैं, ये भी वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और कंपनी को चलाते हैं। बाकी जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहा है सर, वो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर प्रॉफिट रिटेन करती है या डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है ना। तो इसकी अब वो ये मतलब जाहिर सी बात है वो उसके कुछ फ्यूचर प्लान्स होते हैं, लेकिन ये एक वायलेशन है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये इसकी वायलेशन है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती है जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आती हैं जिसकी वजह से वो नहीं दे पाती। मैं रेशियो एनालिसिस पढ़ा तो वहाँ डिविडेंड यील्ड का आपको फार्मूला पता होगा कि आप जो भी डिविडेंड पर शेयर आप ले रहे होते हैं उसको डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर करते हैं। तो जितने ज़्यादा डिविडेंड कंपनी पे करेगी उतना ही डिविडेंड यील्ड आपका ज़्यादा होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कंपनी इसलिए आपको डिविडेंड नहीं दे पाती है क्योंकि वो कहती है हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है या हमारा वर्किंग कैपिटल कम है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। आपके करंट एसेट्स अगर ज़्यादा होंगे आपके टू बी पेड इन कैश फॉर्म द डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड है वो कैश फॉर्म में पे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर कंपनी के पास कैश नहीं होता तो फिर वो स्टॉक इशू करती है, मजीद शेयर इशू करती है जिसे बोनस शेयर कहते हैं, और वो बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड भी कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, वो कंपनी देती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कंपनी आपको दे, कंपनी आपको ना भी दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है वो आज़ाद है डिसीजन लेने में कि डिविडेंड दे या ना दे, और ज़्यादातर कंपनीज पाकिस्तान में डिविडेंड नहीं देती। इसलिए अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर, मेरी बात याद रखिएगा, आप कैपिटल गेन पे फोकस करें। आप ये सोचें कि ये शेयर जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ ये इसलिए परचेज़ कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये शेयर आगे चल के महंगा होगा, और जब ये महंगा हो जाएगा एक ख़ास अमाउंट का तो मैं इसको बेच के कैपिटल गेन को रियलाइज़ कर लूँगा। तो ये एक टेक्निक है और ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अब ये कौन सी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करनी है ये काम तो फिर आपका खुद है कि आप इसको, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो हायर करें या आप खुद स्टडी अपनी
करें इसके ऊपर, और जो भी अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स है उसको लगाएं इस पर, और आप ये देखिए कि किस कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी जो है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा भी हमारे पास और भी आर्टिकल्स इस पर मौजूद हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ बेसिकली सेकेंडरी मार्केट, तो वो उसके ऊपर अलग से अगर कोई आर्टिकल होगा तो उस पर भी हम कभी डिस्कशन करेंगे। पॉलिसी रिफ्लेक्शंस ऑन बजटरी अफेयर्स, बजटरी पॉलिसी ऑप्शंस आर नाइदर बैक्ड बाय ऑथेंटिक एम्पिरिकल एविडेंस नॉट जस्टिफाइड बाय बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब जो पॉलिसी होती है वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होती है आपके बजटरी अफेयर्स की। मतलब है कि जो बजट आपने पेश किया है, जैसे गवर्नमेंट बजट लेकर आती है, उस बजट में बताती है कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कितनी इनकम होगी। तो कंपनी की जो पॉलिसी होती है ना, जो प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन जो उसने करनी है, वो रिफ्लेक्ट करती है उस बजट को जो उसने पेश किया होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पॉलिसी कुछ और होती है और आपका बजट कुछ और होता है। आप कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में है, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो ये शो करती है कि आप अपनी इनकम को अपने एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू साइड्स टू बैलेंस, वन इज रेवेन्यू साइड, द अदर इज एक्सपेंडिचर साइड। सो इफ़ यू आर comparing your the government policy with the budget which is represented by the government, so you will find lots of differences between the two. तो कभी भी अगर आप देखें इन पास्ट भी, तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है बजट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है। तो इसकी डिटेल अब आप पढ़ना चाहें तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये येलो पेज हर मंडे को पब्लिश होता है, इसको आप ज़रूर पढ़ा करें। ये बहुत ही मतलब एक सोर्स है, इसको आप ज़रूर अवेल करें। और किसी भी किस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप ज़रूर मुझसे करें। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता आपको, आप वो भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में। और अगर और भी इस हवाले से कुछ जानना चाहें तो आप ज़रूर मैसेज आप इनबॉक्स कर सकते हैं। आप और इससे और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हमारे जो रिव्यूज़ वाली वीडियोज़ हैं या स्टडी के जितने भी स्टडी मटेरियल हम पब्लिश करते हैं यूट्यूब पे, नोटिफिकेशन आए। हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और KSE 100 शेयर इंडेक्स फ्लैक्चुएशन, इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। KSE 100 बेसिकली जो टॉप 100 परफॉर्मर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज होती है, उनकी शेयर प्राइस की बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा KSE 100 इंडेक्स के कितने से बढ़ गया, इतने से कम हो गया। इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि KSE 100 क्या होता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब आपको इसका पता होगा कि ये क्या होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में आसानी होगी। स्टॉक एक्सचेंज 47,000 लास्ट फ्राइडे को था, फिर उसके बाद ये 48,000 पे आया थर्सडे को, अब दोबारा 40। ये अप एंड डाउन क्यों होता है, क्या वजूहत होती हैं इसकी और इसका मतलब क्या होता है, इस पर इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ बात होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। चैनल का अपना भी ख्याल रखिएगा, उस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें। तो अपना ख्याल